अगर सीक्रेट एक्ट के तहत सिविलियन को फौजी अदालतों में मिलिट्री कोर्ट्स में लाया जाता है तो ये बात वाज़े तौर पर लिख रहे हैं, इसमें ना नवाज शरीफ बचेगा, ना आसिफ जरदारी बचेगा, ना इमरान खान बचेगा, ना मौलाना फजल रहमान बचेगा, क्योंकि ये सब जो हैं तकरीबन उन्होंने उनकी जो सीक्रेट एक्ट उसको वायलेट कर चुके हैं। अगर शहबाज शरीफ की, नवाज शरीफ की बात की जाए, आसिफ जरदारी की बात की जाए, ख्वाजा आसिफ की बात की जाए, राना सनाउल्लाह की बात की जाए, ख्वाजा साद रफ़ीक की बात की जाए, अयाज सादिक की बात की जाए, तो इन्होंने फ़ौज के ऊपर, मरीम नवाज़ की बात की जाए तो इन्होंने फ़ौज के ऊपर बहुत बड़े बड़े इल्ज़ाम लगाए की गए। तो उसके कुछ जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बताता चलूँ। 2015 में जो सीक्रेट एक्ट के तहत आर्मी एक्ट में तरामीम की गई उसमें बड़े वाज़ेह अहकामात हैं कि फ़ौजी तनसीबात पे हमले करने वाले को सीक्रेट एक्ट में लाया जा सकता है। और लेकिन मैं एक बात और भी इसमें बता दूं कि ये सीक्रेट एक्ट जो बनाया गया था ये उस सूरत में लगाया जाएगा जब मुल्क में जंग का आलम हो, शदीद परेशानी हो या अफरा तफरी का आलम हो, एमरजेंसी की सूरत में सीक्रेट एक्ट लगाया जा सकता है सिविलियन पे। लेकिन इसमें चंद चीज़ें अहम हैं कि इस फौजी तनसीबात पे हमले करने वाले को सीक्रेट एक्ट में लाया जा सकता है। फ़ौज के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा साजिश करने वालों को भी सीक्रेट एक्ट में लाया जाता है। इसके साथ साथ फ़ौज के ख़िलाफ़ अलम बगावत करना, इसको भी सीक्रेट एक्ट में लाया जा सकता है। इसके साथ साथ फ़ौजियों के ऊपर हमला करना, उसके ख़िलाफ़ जो है वो झूठी खबरें फैलाना, सस्पेशन पैदा करना, उनके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा तैयार करना, ये भी सीक्रेट एक्ट में लाया जाता है। इसके साथ साथ मैं बताऊं तो फ़ौजी गाड़ी के ऊपर या फ़ौज की आला क़यादत के ऊपर हर्जा सराई करना, उनके जो पॉलिसीज़ को जो है ख़राब करना, ये भी सीक्रेट एक्ट में आता है। अब बात ये है कि सीक्रेट एक्ट चलो एक ठीक है, ये एक आइनी मामला है, लेकिन इसमें एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है। अगर सीक्रेट एक्ट के तहत सिविलियन को फौजी अदालतों में मिलिट्री कोर्ट्स में लाया जाता है तो ये बात वाज़े तौर पर लिख रहे हैं, इसमें ना नवाज शरीफ बचेगा, ना आसिफ जरदारी बचेगा, ना इमरान खान बचेगा, ना मौलाना फजल रहमान बचेगा, क्योंकि ये सब जो हैं तकरीबन उन्होंने उनकी जो सीक्रेट एक्ट उसको वायलेट कर चुके हैं। अगर शहबाज शरीफ की, नवाज शरीफ की बात की जाए, आसिफ जरदारी की बात की जाए, ख्वाजा आसिफ की बात की जाए, राना सनाउल्लाह की बात की जाए, ख्वाजा साद रफ़ीक की बात की जाए, अयाज सादिक की बात की जाए, तो इन्होंने फ़ौज के ऊपर, मरीम नवाज़ की बात की जाए तो इन्होंने फ़ौज के ऊपर बहुत बड़े बड़े इल्ज़ाम लगाए। लेकिन नवाज शरीफ ने जो भारत में खड़े होकर, इंडिया में खड़े होकर भारत की फ़ौज को बताया कि ये मुंबई हमले हमने करवाए थे, मतलब ये सीक्रेट एक्ट में आता है। जब भी कोई इन्फॉर्मेशन दी जाती है, सीक्रेट इन्फॉर्मेशन शेयर करने के ऊपर भी सीक्रेट एक्ट लगाया जाता है, तो वहाँ पे नवाज शरीफ के ऊपर भी सीक्रेट एक्ट लगना चाहिए। आसिफ जरदारी ने कहा कि हमने ईंट से ईंट बजा देंगे, और भी कई मकामात की उनकी स्टेटमेंट्स पड़ी हैं, उनके ऊपर सीक्रेट एक्ट लगना चाहिए। मौलाना फजल रहमान के लोगों ने 4 सदा में फ़ौज की गाड़ियों का जलाओ घिराव किया, तोड़ फोड़ की, डंडे बरसाए, जूते बरसाए, रेंजर की गाड़ियों के शीशे तोड़े, उनके ऊपर भी सीक्रेट एक्ट लगना चाहिए। इसके साथ साथ यहाँ पे ख्वाजा आसिफ ने फ्लोर पे खड़े होकर कहा कि जो 2019 में जो अभिनंदन वाला वाक़या, उस दौरान जो उन्होंने एक लैंग्वेज यूज़ की थी और अयाज सादिक ने लैंग्वेज यूज़ की थी कि आर्मी चीफ़ के पसीने छूट रहे थे और ये जंगें हमने देखी हैं। बहरहाल ये एक वो जगह हैं, मैं क्या बताऊं कि सीक्रेट एक्ट इनके ऊपर भी लगता। अब ये चाहिए था कि सियासी जमातों को और आइनी इदारों को बैठ के सीक्रेट एक्ट की डेफिनेशन को अलग कर लेना चाहिए, लेकिन लग ये रहा है कि अगर इमरान खान के ऊपर सीक्रेट एक्ट लगता है, सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट्स में ये ट्रायल चलता है, तो कभी भी ना नवाज शरीफ बच सकता है, ना मरीम नवाज़ बच सकती है, ना आसिफ जरदारी बच सकता है, और ना मौलाना फजल रहमान बच सकता है, और ना कोई सियासी जमात बच सकती है। क्योंकि फ़ौज के ख़िलाफ़ हर्जा सराई, कारकुनों को भड़काना, ये जो दहशत गर्दी वर्दी जो भी है, ये गुजरांवाला में खड़े होकर मरीम नवाज़ के जलसों में, कई जलसों में, एक नहीं कई जलसों में, नवाज शरीफ के जलसों में हमको सुनने को मिला। बहरहाल ये वो चीज़ें हैं, लेकिन आज की बात मैं करता हूँ कि मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से बताया गया कल DGIS पर कि 102 लोग जो हैं वो हमारे पास मौजूद है जिनका ट्रायल अभी स्टार्ट ही नहीं किया गया। 102, लेकिन यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है, जो ख्वाजा जो लतीफ़ खोसा की तरफ से और एतजाज़ एहसन की तरफ से जो दलाल दिए गए, उनमें बताया गया कि 10,000 के करीब लोग गिरफ्तार हैं, लेकिन मिलिट्री कोर्ट्स कहती है हमारे पास सिर्फ 102 हैं। तो ये बड़ा एक गैप है, इस गैप को भी आज देख रहे हैं चीफ जस्टिस साहब और दीगर जो बेंच है वो इस केस की समाअत के साथ साथ ये चीज़ें भी नोट कर रहा है। इसके साथ मैं बताऊं कि अभी तक जो अहम तरीन रिमार्क्स आए हैं कि
अटॉर्नी जनरल से पूछा कि आप D7 के तहत ट्रायल ले रहे हैं, किस कानून के तहत ले रहे हैं। तो इस वक्त जो है वो इसके ऊपर अटॉर्नी जनरल की तरफ से जो है वो मुकालमा किया जा रहा है। इस वक्त इसी बात को आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन एक चीज़ बड़ी मुतवक्के की जा रही है कि आज के दिन जो एक शॉर्ट नोटिस, जो कि चीफ जस्टिस पहले कहते कि हम मंगल तक इस फैसले का कोई अहम फैसले तक पहुंच जाएंगे, और लगता ये है कि आज कोई अहम फैसला आएगा। लेकिन एक बड़ी अहम बात है कि कल की जो IASPR की कॉन्फ्रेंस है वो इस फैसले के ऊपर क्या इफेक्ट करती है वो आज ही पता चल जाएगा कि आज कोई फैसला आ जाता है मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से, आता है नहीं आता। लेकिन चीफ जस्टिस अपने रिमार्क्स में चीज़ें वाजे कर चुके हैं और उन्होंने इज्तनाब का लफ्ज़ अटॉर्नी जनरल को कहा है कि आप उनसे बात करें और कहें कि वो सिविलियन का ट्रायल से इज्तनाब करें। तो इसका मतलब यह है कि फैसले की डायरेक्शन को इस तरह जा रही है। उसी के बाद हमने देखा कि IASPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस आ जाती है। उन्होंने सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मुद्दा था क्या, 9 मई थी क्या, और उसके बाद ये ट्रायल आगे बढ़ रहा है। तो फिलहाल तक की ये बड़ी कार्रवाई है। उम्मीद की जा सकती है कि आज जो है वो शॉर्ट फैसला महफूज करके फैसला सुना दिया जाएगा।